हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए सीधा एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्यों एक बच्चे को मेरा वीडियो यहाँ पर देखना चाहिए। क्या ये वीडियो जेन्युइन है? क्या उनको काम आ सकता है? क्या उनके काम के लायक है? या मैं कौन हूँ? तो चलिए इसी सवालों का आंसर देते हुए आपको इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मेरा नाम सुनील कुमार केसरी है। हम यहाँ पटना में एज ए टीचर हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं 9th-10th को। अपना एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, इसी यूट्यूब चैनल का नाम सेम नाम है, किक क्लासेस। और इसके तहत हम 9, 10th, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। 11-12 के ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो और इस बार का मैंने 2067 बीपीएससी मैंने दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसको हमने क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इतना काफ़ी होगा कि आप मुझे भरोसा करके ये वीडियो देखो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी रिपीट होने की संभावना है। ये मॉडल टेस्ट पेपर को ध्यान रखते हुए और अन्य कुछ बुक्स को समराइज़ करते हुए बनाया गया है, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना सवाल बना के जाते हैं तो हम कंफर्म डायरेक्टली कह सकते हैं कि बहुत सारा सवाल आपका जो है मेन एग्जाम में लड़ जाएगा। ओके। और साथ ही साथ जिस तरह भी हम पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हैं, कुछ ही दिन के अंदर आपका हिस्ट्री का भी अपलोड करेंगे, सिविक्स ज्योग्राफी का भी अपलोड करेंगे और इकोनॉमिक्स का भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अलग से क्लास 12 का प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें इन सारी वीडियोस को हम कवर अप करके डालते रहेंगे। इस वीडियो में अपना टारगेट है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपको आंसर समझाना कि ये क्या है और आपको कहाँ से इन सब का आंसर मिलेगा, ये चीज़ भी आपको समझा के देना। ये हम लास्ट में बोलेंगे या बीच में कहीं भी बोल देंगे, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 से एग्ज़ाम देने वाले हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ मनी बिल? देखिए, मनी बिल का मतलब क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहले ये बता दीजिएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 110 है, मतलब आर्टिकल 110, इसमें बोला गया है मनी बिल के बारे में। मनी बिल बेसिकली जो भी इंडिया के टैक्सेशन होता है ना, मतलब टैक्स से जुड़ा हुआ चीज़ें हो या इससे लिंक्ड जो चीज़ें हैं, इसको बताने वाले चीज़ को कहते हैं मनी बिल। मतलब एनी मैटर दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्स सिस्टम इज़ नोन एज मनी बिल विच इज़ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। ये पहला सवाल आपका हुआ। दूसरा, डिफाइन राइट्स। राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ पूछा गया। ओके। तो आंसर है, अगर आप पॉलिटिकली इसका आंसर देना चाहो तो राइट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली ए थिंग दैट ए पर्सन ऑफ द कंट्री गेट लीगली। ओके। और एनीथिंग दैट ए पर्सन इज लीगली परमिटेड इन ए कंट्री इज नोन एज राइट्स। एक नागरिक को जो जो चीज़ों का अधिकार है एक देश के अंदर में, उस फंडामेंटल थिंग्स को कहते हैं राइट्स। ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा, कोल्ड वार क्या है? तो कोल्ड वार का मतलब, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, उसके बाद क्या होता है कि दो टीम्स बनता है या दो पावर्स बच जाता है। उन पावर का नाम था, वन इज कॉल्ड द यूएसएसआर जो कि रशिया के कंट्रोल में था, और एक का नाम होता है अमेरिका जो कि पावर बना था। उस पावर का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और नाटो एक बन गया अमेरिका के अंडर में। तो ये दो टीम बनता है और इन दो टीम के बीच में एक लड़ाई होता है जो कि बिना वेपन की लड़ाई है। मतलब द डेवलपमेंट, द वार ऑफ डेवलपमेंट, कि हम ये करेंगे, पहले हम ये करेंगे, हमारा कंट्री का पॉलिटिक ऐसा होगा, हमारा कंट्री का पॉलिटिक ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इस तरह का जो जंग हुआ था दो देशों के बीच में, इसको कहते हैं हम लोग कोल्ड वार, मतलब द वार विदाउट द यूज ऑफ वेपन एंड द वार ऑफ डेवलपमेंट। ओके। द वार ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे कि हम समझाते हैं आपको, रशिया था आपका कौन सा, कम्युनिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट विचारधारा, जबकि अमेरिका बन गया कैपिटलिस्ट विचारधारा। रशिया जो है वो चाहता था कि कंट्री सब उनके अंडर में रह के उनका बात माने, जबकि अमेरिका चाहता था कि डेमोक्रेटिक बन के वो सब देशों को आगे बढ़ाए। तो सबका अपना अपना एक आइडियोलॉजीज था। रशिया ने सबसे पहले क्या किया, वैलेंटीना टेरेस्कोवा नाम के एक शख्स को वो उन्होंने स्पेस पर भेज दिया। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को सीधा उन्होंने मून पर भेज दिया। तो इस तरह जो डेवलपमेंट की लड़ाई थी, इसी को कहते हैं कोल्ड वार। और ये कोल्ड वार खत्म कब होता है, 1991 में, जब यूएसएसआर पूरी तरह टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। और 26 दिसंबर को ये हादसा हुआ था। और इसके बाद जो भी रशिया के अंदर आने वाली जो 15 के और 18 के आसपास जो कंट्री थे, वो सब इंडिपेंडेंट हो गए और ये सब अलग हो गए। और इस तरह दुनिया में फिर एक ही पावर रहा जिसका नाम है यूएसएसआर, सॉरी नाटो, जिसको अमेरिका कहते हैं। और रशिया का जो था यूएसएसआर, वो टूट जाता है। तो ये आपको पढ़ के जाना, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वार।
अगला सुनते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो अगला सवाल ये है कि ग्राम पंचायत का काम क्या है। ओके, तो अगर आपको इसका आंसर जानना है तो पहले ये समझिएगा, इंडिया में बेसिकली फेडरलिज्म को अपनाया गया है। फेडरलिज्म क्या होता है, जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग लेवल पर तो इसको फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, तो होता है लोकल पंचायती सिस्टम। और इस लोकल पंचायती सिस्टम में भी तीन नाम आपको पढ़ना होता है। वन इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वन इज कॉल्ड द ब्लॉक लेवल, एंड वन इज कॉल्ड द ग्राम पंचायत, जिसको इंग्लिश में आप लोग विलेज भी कहते हैं। और इसी ग्राम पंचायत के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, अधिकारी मतलब जो लेजिस्लेटिव बंदा जो होता है, नेता जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुखिया, या तो कभी कभार इनको सरपंच भी कहते हैं। मुखिया सरपंच एक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मुखिया और सरपंच एक ही आदमी होता है। इसका कारण क्या है वो अलग से हम लोग बताएंगे, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो मुखिया होता है या जो सरपंच होता है, ये सरपंच या मुखिया का काम क्या क्या होता है। चलिए मुखिया ही मान के चलिए। ओके, तो मुखिया का काम क्या क्या होता है, तो आंसर है उस गांव में सड़क बनवाना, उस गांव में इरिगेशन को बेटर करना, उस गांव मतलब पानी का व्यवस्था सही करना, उस गांव में बिजली का ये करना, फैसिलिटी देना, पानी का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब इस तरह के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, स्कूल को बढ़िया बनाना, ये करना वो करना। तो जो जो, या सोलर लाइट का प्रोवाइड करना, या जो भी टॉयलेट्स बनवा के देना, तो जो जो मुखिया का काम रहेगा वही होगा ग्राम पंचायत का काम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। बेसिकली अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, आपको लिख के आना है, the functions of gram panchayat are building roads, construction of dams, construction of any other buildings, necessary buildings, street lights, ये सब उनका काम रहेगा। ओके, अगला सवाल की ओर आते हैं जिसका नाम है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कौन कौन से इमरजेंसी पावर है, पहले आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो इंडिया की बात किया जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18, 18वें पार्ट के अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 352 से लेकर 360, इसके अंदर बोला गया, इसके अंतर्गत बोला गया है किसके बारे में, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स के बारे में। तो पहले ये सुन लीजिए, प्रेसिडेंट के तीन तरह के इमरजेंसी पावर होता है, कौन कौन सा। तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं आर्टिकल 352, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिबेलियन या तो आर्म्ड रिबेलियन। जब देश के अंदर में अंदरूनी हिंसा हो जाए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम या गुजराती बंगाली, इस तरह जब देश के अंदर हिंसा हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 352 के तहत की इमरजेंसी पावर। सेकेंड आर्टिकल 356, इसके तहत क्या होता है, जब प्रेसिडेंट को लगने लगे कि नहीं कोई स्टेट के अंदर कोई मेजोरिटी शो नहीं कर पा रहा है और उनको वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना रूल लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं आर्टिकल 356, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और सबसे आखिरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। आज तक भारत में ये लागू नहीं हुआ है। ओके, तो तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं, बस आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 इंटरनल रिबेलियन, आर्टिकल 356 जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 जिसको हम लोग कहते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन हो गया, आपको ये समझाना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सवाल का नाम है राइट ए नोट ऑन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो बस इतना समझ लीजिए, इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए पार्टी सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। तो आपसे पूछा गया कि इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में मल्टी पार्टी है। मल्टी पार्टी का मतलब यहाँ बहुत सारे पार्टी है, वो भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी। तो इस तरह इन पार्टियों को अलग अलग तरह का दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, तो आंसर है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो आपको यही मेंशन करना है कि व्हाट इज कौन सा पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे पार्टी होते हैं, लेकिन उन पार्टियों को भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, देन उसके बाद आपको रीजनल लेवल, रीजनल मतलब कोई पर्टिकुलर इलाके में, जैसे कि आम आदमी पार्टी। इंडिया के अगर आप वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो पंजाब और दिल्ली तरफ आपको ये पार्टी मिलती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रीजनल पार्टी। और अब वो नेशनल पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात चुनाव और बाकी अन्य स्टेट के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उनको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतना सीट जीती है या तो इतना वोट जीती है, वो उन्होंने पाया है आम आदमी पार्टी ने, इसलिए वो अब नेशनल पार्टी कहलाएगी। ओके, तो इस तरह कुछ बातें आपको पढ़ना था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। तो अगर इस तरह का सवाल आपसे अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में, तो आपको ये लिख के आना है, कास्ट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट का एक बहुत बड़ा एक रोल है। कैसे, तो आपको मेंशन करना है देयर आर सम पॉजिटिव रोल्स एंड देयर आर सम नेगेटिव रोल्स ऑल्सो। कुछ पॉजिटिव बातें भी आपको लिख के आना है और कुछ नेगेटिव बातें भी लिख के आना है। पॉजिटिव में आप क्या क्या लिख सकते हो, तो अगर हम आपकी जगह रहते तो पॉजिटिव में ये लिखते हैं
कि कास्ट के होने के कारण आजकल सारे कास्ट वालों का जो डिमांड्स होता है वो फुलफ़िल हो पा रहा है, उनका नीड्स, उनके डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हो। लेकिन नेगेटिव क्या हो रहा है, तो कास्टिज़्म बढ़ने के कारण कहीं न कहीं क्या हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनलाइज़ेशन होता है, लड़ाई-झगड़ा ये भी बढ़ रहा है, आप ये लिख के आ सकते हो। करप्शन ये बढ़ रहा है, आप ये भी लिख के आ सकते हो। डिमांड्स फॉर रिज़र्वेशन, आरक्षण की माँग ये भी बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें इसमें लिख के आना है आपको, हम ये समझा दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, प्रिएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में बस आप इतना समझ लीजिए, प्रिएम्बल इज नोन एज द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द प्रेजेंस ऑफ एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हुआ क्या था, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का रेजोल्यूशन लाया जाता है उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यही आगे जाकर 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया जाता है और उसी को कहा जाता है द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया। प्रिएम्बल में बस इतना बोला गया है कि एक देश जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही लेंथी है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना पूरा पढ़ना किसी आम आदमी के बस का बात नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को शॉर्ट वे में समराइज़ करके आपको समझाने के लिए एक चीज़ लिखा गया है जिसका नाम है प्रिएम्बल। आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है, पहले पन्नों में, बीच में कहीं पर, और इसका अगर शॉर्ट में आपको बताया तो आपको सुनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly consult that India is a sovereign, socialist, secular, democratic, republican country, liberty, equality, fraternity। तो इस तरह का जो चीज़ें लिखा गया वो जो एक बॉक्स में लिखा जाता है उसी को प्रिएम्बल कहते हैं। तो आपको प्रिएम्बल क्या आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नॉन अलाइनमेंट। अब इसका आंसर सुनिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब कोल्ड वार का ज़माना स्टार्ट हुआ था, जब एक था रशिया जो कि यूएसएसआर बना के रखा हुआ था और एक था अमेरिका जिसने नाटो बनाया था, तो इन दोनों टीम में कुछ कंट्री जाना पसंद नहीं कर रहे थे, जैसे कि इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ वो जाना नहीं पसंद कर रहे थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बहुत सारी कंट्रीज़ का भाग लेना नहीं पसंद कर रहे थे। तो इन सारी कंट्रियों ने मिलकर क्या किया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि ना रशिया के सपोर्ट में रहेगा और जो ना अमेरिका के सपोर्ट में रहेगा, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM नाम के नाम से ये जाना जाता है। तो आपको ये, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये भी याद करके जाना है। ये 1967 के आसपास ये बना था। ये बेलग्राड जो कि यूगोस्लोवाकिया नाम का देश है, यूगोस्लोवाकिया, हाँ से स्लोवाकिया ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पर उस देश में ये बनाया गया था, ये अफ्रीकन कंट्री। ओके, तो आप ये सब पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज क्या होता है। ये ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था पंचायती राज सिस्टम के बारे में, कि इंडिया में एक नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के तहत पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को बांटा जाता है और इसको फेडरलिज्म कहते हैं। और जब बांटा नहीं जाया जाए और जब छीना जाए, व्हेन द पावर इज टेकन अवे, एक था आपका व्हेन द पावर इज गिवन, हाँ ना, दिया जाता है, और एक है व्हेन द पावर इज टेकन अवे, जब छीना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ये डिसेंट्रलाइजेशन के कारण ही क्या आया है, इंडिया में पंचायती राज सिस्टम आया है, और पंचायती राज सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। और साथ ही साथ औरतों को 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन टू द वुमेन्स, ये देने वाला स्टेट का नाम भी पहला बिहारी है। ओके, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जिसके अंदर 3 नाम बहुत फेमस होता है। पहले को हम लोग हिंदी में जिला परिषद कहते हैं, या तो इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। दूसरा उसके नीचे होता है पंचायत समिति, या तो इसी को या तो ब्लॉक कहते हैं या तो इसको मंडल कहते हैं। और तीसरा होता है ग्राम पंचायत, या तो इसी को नीचे विलेज कहते हैं। तो ये 3 मेन होता है, लेकिन आपको एक और चीज़ समझ के जाना है कि विलेज के भी नीचे कुछ होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। और ग्राम सभा के नीचे भी कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं वार्ड कहते हैं। तो इस तरह और वार्ड से जीता जाता है पंच, और पंच मिलके अपना चुनते हैं सरपंच, और सरपंच के साथ साथ होता है मुखिया, और इसके अलावा और ऊपर जाएंगे तो होता है प्रधान जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है, और उससे भी ऊपर जाएंगे तो होता है आपका मेयर। ये सब आपको पढ़ना है, कभी आराम से इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे उसमें आपको समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है। तो यहाँ पर ये समझिए पहले
जो आपको हम बोल रहे हैं पंचायती राज सिस्टम, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो चला जाता है। देखो 2 तरह का डिस्ट्रिक्ट होता है, या तो अर्बन डिस्ट्रिक्ट या तो रूरल डिस्ट्रिक्ट। रूरल मतलब गाँव देहाती टाइप का, और इसी में होता है ब्लॉक, और उसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायत। लेकिन मान लीजिए अगर यही डिस्ट्रिक्ट अगर आपका अर्बन डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई एक बहुत बड़ा शहर हुआ, तो इसमें कैसे होगा? तो आंसर है अर्बन डिस्ट्रिक्ट 3 तरह के होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो अगर अर्बन हो वो 3 तरह के होंगे। सबसे पहला कहेगा नगर पंचायत, जो कि होता है छोटे-मोटे जो गाँव से अब नगर की ओर बदल रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, इसको कहेंगे नगर पंचायत। दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड म्युनिसिपैलिटी, मतलब इसको इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, या तो हिंदी में नगर पालिका कहते हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं महानगर पालिका या तो नगर निगम कहते हैं, या तो इंग्लिश में उसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप आपको 3 वर्ड समझ आ रहा होगा। पहले हिंदी में बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट होता है वो 3 तरह के होते हैं, नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, और तीसरा नगर निगम। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिटी काउंसिल, पहले वाले को। किसको? तो आंसर है नगर पंचायत को। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं म्युनिसिपैलिटी, और तीसरा नगर निगम, इसको हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं मेयर कहते हैं, मेयर। तो बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या होगा? तो आंसर है जिस तरह गाँव में ग्राम पंचायत में मुखिया का जो काम था, उसी तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर का वही सब काम होगा। जैसे कि वहाँ पर क्लीननेस को मेंटेन करना, रोड कंस्ट्रक्शन को ध्यान देना, एजुकेशन सही है कि नहीं कि ध्यान देना, वहाँ पर स्ट्रीट लैम्प को ध्यान देना, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वर्क्स को करवाना, वहाँ पर पार्क्स को मेंटेन करना। तो ये सारा काम किसके अंडर आता है? आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है नक्सलिज्म, डिफाइन कीजिए। नक्सलिज्म क्या है? तो एक बात समझिए पहले, ये कहानी 1967 के आसपास की। 1967 के आसपास वेस्ट बंगाल में एक गांव हुआ था जिसका नाम था, गांव का नाम था नक्सलबारी। नक्सलबारी, इसी नक्सलबारी से 2 लीडर थे, एक का नाम था चारू मजुमदार और एक और नाम तो हम कुछ भूल रहे हैं। तो ये 2 लीडर्स बनते हैं जो कि वहाँ के जो ज़मींदार हैं उन सबको मारते हैं, और पेजेंट्स को अपना राइट्स, पीजेंट्स या पेजेंट्स जो भी कहते हो, किसानों को उनको अधिकार दिलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, और इन्होंने क्रांतिकारी रूप को अपनाया। इसी को हम लोग कहते हैं नक्सलाइट। इनको नक्सलाइट कहते हैं या तो नक्सलवादी कहते हैं। जिस तरह आतंकवादी या तो टेररिस्ट लोग देश के बाहर से देश के अंदर हमला करते हैं, उसी तरह ये देश के अंदर रहकर देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो बेसिकली नक्सलाइट्स आर दोज पीपल हु ट्राई टू ब्रिंग व्हाट इंसर्जेंसी मतलब आंदोलन, अंदरूनी विद्रोह, जो भी कहिए। तो इंसर्जेंसी जो लाना चाहते हैं उनको नक्सलाइट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट क्या है? आई होप ये तो आपको नहीं बताना पड़ेगा कि चिपको मूवमेंट एक ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का मूवमेंट था। ये आपको बताना है कि चलो हम एक और बात बता देते हैं। ये सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक आदमी द्वारा किया गया था, जो कि हाल फिलहाल 2022 में मर चुके हैं। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको ये बस याद रखना है। ओके, मतलब कम से कम वो भी याद रख लीजिएगा कि वो हिमाचल प्रदेश थे या उत्तराखंड थे। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द एफर्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब ये एनवायरनमेंट क्या होता है? प्रकृति। तो प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, उन एफर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो बताइए कैसे-कैसे धरती को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है सबसे पहला, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, है ना? और क्या कर सकते हैं? क्या केवल पेड़ ही लगा सकते हैं क्या? नहीं, आप पीपल्स को अवेयर कर सकते हैं कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और व्हाट आर द डीमेरिट्स इफ यू डोंट प्रोटेक्ट द ट्रीज। मतलब पेड़ को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? इन सब का समस्या के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकते हैं। वी कैन सेलिब्रेट द जून 5 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसको हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे लोगों को और उसका महत्व समझ आए। हम लोग उसके लिए कुछ ड्रामा, स्किट्स, नौटंकी ये सब कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। देन इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ हम लोग घटा सकते हैं। देन प्लास्टिक के अलावा मतलब प्लास्टिक बोटल्स केवल नहीं, प्लास्टिक से बने सारे मटेरियल्स का यूज़ हम लोग घटा सकते हैं या बता सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फेंकने का जो तरीका होता है, मतलब ई वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो कभी मिट्टी में घुल नहीं पाता, तो उनको इस तरह हम लोग यूटिलाइज़ करें कि वो मिट्टी को ज़्यादा ख़राब ना कर पाए। तो इस तरह आपको अपना एक-एक आइडियाज़ बताते जाना है, जो कि आई बिलीव आप कर सकते हैं, खुद से भी आप लिख के आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल पार्टीज? याद कीजिए थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जब पार्टी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो
देखिए अलग अलग तरह का पार्टी होता है। तो रीजनल पार्टी क्या होता है, जो कोई पर्टिकुलर रीजन में काम करता हो। जैसे कि मान लीजिए अभी बिहार का ले लीजिए जेडीयू। तो जेडीयू जो है वो है आपका जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। वो केवल बिहार भर में है, वो वेस्ट बंगाल में नहीं है, वो यूपी में नहीं है। तो ये स्टेट पार्टी कहलाएगा। ये आपका ना नेशनल पार्टी कहलाएगा, ना आपका रीजनल पार्टी कहलाएगा, ना लोकल पार्टी कहलाएगा, ये आपका स्टेट पार्टी कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए आम आदमी पार्टी, ये 2-3 स्टेट्स में है अभी, वो पावर दिखाना चाहता है, तो इसको हम लोग कहेंगे रीजनल पार्टी, या कोई पर्टिकुलर साइड में ही वो सीमित है। या तो एक और मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी, ये केरला में है, केरला में ही उनका मेन पावर है, तो ये स्टेट पार्टी है। लेकिन अब वो जो है अपना पैर जो है आप कह सकते हो कि तमिलनाडु की ओर, आंध्रा की ओर फैला रहा है, तो ये आगे जाके रीजनल पार्टी भी कहला सकता है। तो बस इतना समझ लीजिए, लोकल पार्टी सबसे छोटा होता है, स्टेट पार्टी उससे थोड़ा बड़ा होता है, रीजनल पार्टी उनसे भी बड़ा होता है, क्योंकि वो 3-4 स्टेट में हो सकता है। और नेशनल पार्टी जो होता है वो ऑल ओवर द इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में 7-8 पार्टियां हैं जिसको हम लोग नेशनल पार्टी का दर्जा दिए हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, फिर उसके अलावा आप लोग बीएसपी, वो था, अभी भी होगा ये गेस, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसके अलावा एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये सब जो है अपने नेशनल पार्टियां हैं भारत देश की। ओके, तो ये भी हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये थोड़ी देर पहले बार बार कह रहे समझाए हुए, समझाते हैं। जब एक देश में बहुत सारे पार्टियां, उनको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो ये सवाल तो आप लिख के आएंगे। व्हेन देयर आर मोर देन 2 नेशनल पार्टीज इन ए नेशन और ए कंट्री, इट इज नोन एज मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल इंडिया, ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर। देन व्हाट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम? व्हेन देयर इज ओनली सिंगल पार्टी इन ए कंट्री, इट इज नोन एज सिंगल वन पार्टी सिस्टम। बेस्ट एग्जाम्पल आपका चाइना, जहाँ पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। या आपका चाइल नाम का एक देश है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, चाइल, और इस देश में भी सिंगल पार्टी रूल है। तो इस तरह जब सिंगल पार्टी का राज हो वहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। देन है टू पार्टी सिस्टम। क्या है? तो आंसर है व्हेन देयर आर टू पार्टीज इन ए कंट्री, इट इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। मतलब दो मेजर पार्टी हो एक देश के अंदर, उसको कहते हैं मल्टी पार्टी, टू पार्टी सिस्टम। बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक रिपब्लिकन पार्टी है और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और यही दो पार्टी हमेशा पावर बदल बदल के सत्ता में आता है। इसके अलावा भी पार्टियाँ हैं, जैसे कि टी पार्टी, देन लेबर पार्टी, कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, लेकिन मेजर पावर में केवल 2 ही पार्टियाँ रहती है, तो इन्हीं को कहेंगे टू पार्टी सिस्टम। या आप इंग्लैंड चले जाइए, इंग्लैंड में भी 2 पार्टियाँ हैं, एक का नाम है आई गेस कंजर्वेटिव पार्टी, और एक का नाम है आपका लेबर पार्टी। तो इस तरह वहाँ भी 2 पार्टियाँ हैं, वो भी बदल बदल के सत्ता में आती है। तो जहाँ पर जब 2 ही मेजर पार्टियाँ हों उनको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है लिबरलाइजेशन क्या होता है। ये एक लेंथी टॉपिक है, शॉर्ट में अगर हम आपको समझाना चाहे तो बस इतना समझ लीजिए, जब देशों के बीच में जो ट्रेडिंग होता है उसका जो बैरियर्स होता है, मतलब 2 देश अगर ट्रेड करना चाहता हो उसके बीच में बैरियर कौन बनता है? तो वहाँ की सरकार बनती है कि नहीं, ये सामान इससे कम दाम में यहाँ नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा में नहीं आ सकता, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, टैक्स डिसाइड करती है। और इन्हीं गवर्नमेंट का जो बैरियर्स होता है, गवर्नमेंट ऐसे बैरियर, इनको जब हटा दिया जाए, मतलब कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस जब ना हो, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। इंग्लिश में कहा जाए द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजिंग द ट्रेड और रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, हटाया जब जाता है, इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। इस तरह इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसका मतलब है 19 सवालों को हमने कवर किया। अभी भी कुछ सवाल रह गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टोटल हम लोग के पास 38 क्वेश्चन है, उसका आधा 19 होता है। 19 टॉपिक्स को हमने कवर किया है, बाकी 19 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि रहेगा पार्ट 2 में। आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम ऑलरेडी दिखा दिए, अगर आपको मन है तो आप सीधा इसका आंसर बना के पढ़ लीजिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, पढ़िए, बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और हमारा भी एक ऑफलाइन कोचिंग है, उस कोचिंग में हम पटना में ये सब पढ़ाते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये सब आ सकता है और आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं। और रही बात, आई होप आपको समझाना चाहते तो उतना आप समझे गए होंगे। और इनका आंसर्स कहाँ मिलेगा अगर आप पूछोगे, तो देखिए इसका आंसर कोई पर्टिकुलर जगह पर तो आपको नहीं मिलेगा, या तो आपको कोई गाइडेंस बुक खरीदना पड़ेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल है। पटना में तो बहुत सारे जगह पर मिलता है, लेकिन जो बच्चे जो पटना से बाहर होंगे जहाँ पर उनको ये अवेलेबल नहीं होगा, हम उनके लिए कह रहे हैं, वैसे बच्चे क्या कर सकते हैं, कम से कम गूगल में जाकर आप केवल 1 बाय 1 इनका आंसर टाइप करके ढूंढ के निकाल के आप पढ़ सकते हैं। जस्ट गूगल में जाइएगा, व्हाट इज़ मनी बिल फॉर
क्लास 12 स्टूडेंट, इस तरह मारिएगा, या व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू लॉ, इस तरह बस मारिएगा, या व्हाट इज़ कोल्ड वार, मतलब सबका कम से कम 2-4 लाइन आपको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कहीं से मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं, ये भी नेट पर पड़ा हुआ है, ज़रा देखिएगा जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पूछा गया है। तो प्लीज़ एटलीस्ट इतना क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। वीडियो अगर समझ आया हो तो बताइएगा, हम इसी तरह का नेक्स्ट इसका कंटेंट भी अपलोड करना पसंद करेंगे, इसका पार्ट 2 और इसी तरह हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। और भी कोई तरह का हेल्प चाहिए जैसे कि एमसीक्यू टाइप का सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो हम भी उस तरह बहुत सारा आपको एमसीक्यू देंगे। और अगर आप एमसीक्यू ध्यान से भी सुनेंगे तो उससे आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें थोड़ा सा तो अच्छे से समझ आया होगा ठीक-ठाक। लगभग ऑलरेडी 24 मिनट पार हो चुका है वीडियो को, तो बस इतना ही हम आपको समझाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा। हम अलग से क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।